कहाँ पहुंचे थे? पहुंच गए थे हम हमारे 3 गैर न्यायिक सदस्यों में। जो गैर न्यायिक सदस्य होंगे ना 3, उनमें से मानव अधिकार के ज्ञाता होंगे, ठीक है, हो सकता है 2 हो सकता है तीनों मानव अधिकार के ज्ञाता हो, लेकिन जो 3 सदस्य होंगे उनमें से एक का महिला सदस्य होना जरूरी है। देख लो आपके साथ। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं पदेन सदस्य की। पदेन सदस्य, भाई सब कितने पदेन सदस्य हैं? 4 पदेन सदस्य हैं। अब कहां पे पदेन सदस्य हैं उसको देखते हैं। एक होता है हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके जो अध्यक्ष होंगे ना वो सीधे सीधे यहां पर पदेन सदस्य होंगे। एक होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, एक होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, एक होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एक होंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, एक होंगे विकलांगों के लिए जो आयोग होगा उसके मुख्य आयुक्त होंगे, एक होंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। समझ में आया? कितने हो गए? 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 3 7 हो गए। 7 पदेन सदस्य हो गए भाई। आपको सारे के सारे पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी और अल्पसंख्यक वाला नहीं पढ़ना है ना। ये 2 नहीं है, बाकी सब आपको पढ़ना है, एक तो विकलांग वाला और एक राष्ट्रीय, बाकी सारे हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ भाई? 7 पदेन सदस्य हो गए। आयोग के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं वो महासचिव होते हैं, जिन्हें आयोग का सीईओ कहा जाता है। इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की बात की थी, एक समिति करती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश, यानी कि जो समिति है उस समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और वो जो है सिफारिश करेंगे कि राष्ट्रपति को, नियुक्ति तो अल्टीमेट राष्ट्रपति करेंगे पर उस समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब जो नियुक्ति समिति है उसमें कौन कौन होते हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहां से एक तो होते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक तो अध्यक्ष हो गए, एक विपक्ष के नेता हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री हो गए, राज्यसभा का उपसभापति हो गया और राज्यसभा का हमारे बात करें विपक्ष का नेता। देखो यहां पर ना ये कंफ्यूजन होगा, उपसभापति है ये, सभापति नहीं है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वो लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी पदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही की जाएगी। ठीक है, ये हो गए 6 हमारे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के, एक न्यायाधीश का होना जरूरी है समिति के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें त्यागपत्र और हटाए जाना। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति इनको हटा सकेंगे। कब हटा सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर। ठीक, आधार क्या होंगे भाई? कदाचार करते हो या फिर किसी प्रकार से असमर्थ हो जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच की सिफारिश के बिना सीधा भी हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब दिवालिया हो जाए, कार्यकाल के दौरान अन्यत्र कहीं वेतनिक पद पर लग जाए, ठीक है, शारीरिक व मानसिक दुर्बल हो जाए, पागल हो जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आवश्यक कहां है? वो असमर्थ है। अब ये कौन डिसाइड करेगा भाई असमर्थ है? जब जांच होगी, कदाचार, उन्होंने कदाचार किया है कि नहीं किया, कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन दिवालिया मतलब जहां पर शक है वहां पर सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब दिवालिया हो गया मतलब किसी न्यायालय द्वारा घोषित तो किया जाएगा ना कि व्यक्ति दिवालिया हो गया, दैट्स इट। कहीं वेतनिक पद पर लग गया, आवश्यकता ही नहीं है उसको प्रूफ करने की। जो चीज प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है उनमें जांच की आवश्यकता नहीं है। जहां पर प्रूफ करने की आवश्यकता है वहां पर प्रूफ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीधी सी बात है। शारीरिक व मानसिक दुर्बल हो गया, दिख ही रहा है शारीरिक, अब कोई भाई खटिया से उठ के ही खड़ा नहीं हो रहा है तो खटिया से उठ के खड़ा नहीं हो रहा व्यक्ति तो दिख ही रहा है ना। ठीक है, दैट्स इट। पागल हो गया, अब पागल हो गया उसको घोषित करने की जरूरत नहीं है ना, पागल घोषित हो ही गया, पागल भैया पागल हो गया तो हो गया। ठीक है, पदावधि की बात हम कर चुके हैं, 3 वर्ष 70 वर्ष जो भी पहले। पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र,
यहाँ पर जो पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र का मतलब है जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो वापस से पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का सदस्य के रूप में कार्य करना ये बेसिकली कब हो सकेगा, मतलब कौन नियुक्त करेंगे, जब अध्यक्ष यदि एब्सेंट है तो जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब ये कब कर सकते हैं, मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी या अन्य कारणों से किसी भी आधार पर कुछ हो जाए, वो सब चीजें हैं। ठीक है, आयोग की कुछ प्रक्रिया होगी, किस हिसाब से वो काम करेगा, अपने आप में क्या कुछ होगा, सब स्वयं ही विनियमित करता है, स्वतंत्र निकाय है, स्वयं अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, आयोग के जो कार्य हैं वो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत में ये कार्य हैं, और इन कार्यों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत करना, मतलब जहां पर भी जो शिकायत हो, मतलब उनके पास आ रही है कि किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति द्वारा या समूह द्वारा या सरकार द्वारा, इन सभी बातों की जानकारी यदि आयोग को प्राप्त होती है तो वो जांच करता है। अनुसंधान करना कि मानव अधिकार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उनको स्टेबलाइज किया जा सकता है, सब कुछ। मानव अधिकारों को उल्लंघन सभी न्यायिक मामले में यह हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, मानव अधिकार एवं उनके संरक्षण संबंधित विधिक उपायों की जन जागरूकता फैलाना, जेल और बंदी गृहों का दौरा करना, भाई किसी जेल में ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति को बहुत ही जानवरों से भी मतलब गलत तरीके से रखा जा रहा हो, जानवरों को भी मानव अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो जानवरों को जानवर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, हमारा आर्टिकल 48A भारतीय संविधान का, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो भाई व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है कि तुमने मतलब क्या काम कर दिया, उसको बिल्कुल एकदम ऐसा रखा है कि मानव अधिकार उसके अता पता ही नहीं कहाँ गए जेल के अंदर। भाई माना कि व्यक्ति मुजरिम है लेकिन वो एक मानव है ना, ये सब चीजों को देखता है। इसके बाद लोक सेवा द्वारा मानव अधिकार हनन संबंधी मामले आ जाए, मानव अधिकार प्रयोग में मानव अधिकारों के संरक्षण में, उनके एग्जीक्यूशन में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, दूर कैसे होगी, उन सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, न्यायालय के समक्ष मानव अधिकार हनन से संबंधित मामले लेकर के आना, मानव अधिकार क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ या अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करना या उनको प्रशिक्षण देना, ये सब चीजें करना। न्याय एनआरसी की कुछ कमियां हैं, ये सब कमियां देख लेना एक बार। आयोग के पास में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की यहां पर इससे ताकत प्राप्त है ना। इसके बाद में और भी सारे काम हैं, ये सारे काम में क्या है कि वो किसी भी बॉडी से, किसी भी निकाय से, किसी भी कार्यालय से मानव अधिकार से संबंधित किसी दस्तावेज की मांग कर सकता है, सबूत की मांग कर सकता है। ठीक है, न्यायालय या कार्यालय पब्लिक रिकॉर्ड अथवा उनकी प्रति मांगना, वही चीज हो गई। गवाहों के लिए वो क्या काम कर सकता है, अब बुला सकता है। ठीक, वार्षिक रिपोर्ट की बात करें, केंद्र सरकार के मामले में संसद में, राज्य सरकार के मामले में राज्य विधानमंडल के समक्ष। ठीक है, मानव अधिकार न्यायालयों का गठन, मानव अधिकार न्यायालयों का जो गठन है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को एक मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर सकती है। मतलब भैया एक बात समझ में आ रही है कि राज्य में जो मानव अधिकार न्यायालय है उसकी घोषणा कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति मतलब कि जो मानव अधिकार के लिए अपनी तरफ से वार्तालाप करेगा न्यायालय के अंतर्गत, उसकी नियुक्ति कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। हर किसी व्यक्ति को उठा के नहीं कर देगी, किस व्यक्ति को करेगी, जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होगा भैया, उसे करेगी, है ना। आयोग के जो लेखा और लेखा परीक्षा है कि आयोग ने कितना कितना खर्च किया, क्या कुछ खर्च किया, क्या हो सकेगा भैया, सीएजी की सलाह के बाद केंद्र सरकार द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, और जो आयोग ने कितना खर्च किया, किस मद में खर्च किया, क्या कुछ हो सकेगा, समय समय पर उसे सीएजी क्या काम करेंगे, उसकी जांच
कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ भैया, आयोग की अधिकारिता भी है, आयोग की अधिकारिता भी है, मतलब ऐसा है कि तुम नींद से यदि अगर जागे हो अभी और आपका मानवाधिकार का जो उल्लंघन है वो पिछले 3-4 साल पहले हो गया, तो आयोग मना कर देगा भैया 1 साल से पुराने मामले में कि अब आप नींद में सो रहे हो तो बढ़िया जा करके सो, 1 साल से कहाँ थे आप। क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, आयोग कब मना कर सकता है आपके मामले लेने से, जब वह मामला राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित हो, 1 वर्ष से अधिक पुराना मामला हो गया हो, या फिर ऐसा मामला हो जो क्या हो उसकी सीमा से बाहर हो। ये 3 ऐसे मामले हैं जहां पर क्या होगा, वह आपका मामला नहीं ले सकेगा अपने नियम प्रक्रिया में। प्रथम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो गठन है वो हो चुका था 12 अक्टूबर सन 1993 को, तब इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, और सदस्य में ये सारे थे। अभी जो वर्तमान की बात करें भैया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, पहले तो रंगनाथ मिश्रा याद रख लेना है, दूसरे वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं उनको याद रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलो भैया, मध्य प्रदेश आ गए हैं, मध्य प्रदेश तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन में क्या आ सकता है आपकी, ये रहा स्क्रीन पर। चलो, आप लोग कुछ बातें नहीं करते, हम सोचते हैं यार कि आपके लिए केबीसी वाला गेम भी लेकर के आए कि ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फिर आप आंसर दें, ऐसा कुछ किया जाएगा। चलो, कमेंट करके मुझे बता देना यदि ऐसा कुछ चाहते हो, बढ़िया से केबीसी की टोन लगाएंगे, पूछ जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन नंबर इतने के लिए, आपके 4 ऑप्शन है ये। चलो, दैट्स इट। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें भैया, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति वैसी है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की थी। कैसी प्रकृति है भैया इसकी, इसकी प्रकृति है सांविधिक। अब क्यों है ये सांविधिक, क्यों है सांविधिक, क्योंकि इसका जो गठन है, इसका जो गठन है हमारे, क्यों है सांविधिक, राज्य मानव अधिकार आयोग की जो स्थिति है वो क्यों है सांविधिक, क्योंकि इसका गठन किया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत। 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन हुआ था, और स्थापना जो डेट है वो है 13 सितंबर सन 1995। याद रखना है, संरचना में एक अध्यक्ष है और 2 अभी अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है भैया, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, या कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। किसकी सिफारिश पर करेंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, वो समिति जांच परख करेगी अच्छे तरीके से। क्या जांच परख करेगी कि भाई साहब ये जो व्यक्ति हैं इन्हें अध्यक्ष और सदस्य बना सकते हैं कि नहीं, कार्यकाल सेम है, जितना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का था उतना ही राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के उनका निर्धारण करती है। पद च्युति की बात करें कि भैया पद से कौन हटा सकेगा, भाई साहब पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सके। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति राज्यपाल, हटाया जाना राष्ट्रपति द्वारा। जिन्होंने सेवा शर्तें बनाई उन्हें ही रिपोर्ट सौंपेंगे कि भैया आपने बनाए थे नियम कानून, हमने नहीं बनाए, आपने बनाए थे नियम कानून, उसके आधार पर हमने काम किया और जो काम हुआ वो रहा। ये समझ में आया। एक बात याद रखना, जो सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगे रिपोर्ट उन्हीं को दी जा रही है,
राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, स्पेशल केस है। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री के अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर, ठीक है। एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। इसके बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 1993 मानव की धारा 21 के तहत जो है वो किसका गठन किया गया है, इसके तहत गठन किया गया है हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग का, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं और क्या विशेष बातें मिलती हैं उसको देखते हैं, है ना। मुख्यालय, आयोग का मुख्यालय भैया भोपाल के अंतर्गत है, आयोग का मुख्यालय भोपाल में है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य तथा एक गैर न्यायिक सदस्य होंगे। 1+2 की बात है ना, 1+2 की बात है। एक अध्यक्ष, अच्छा तो बात कर लें, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने सदस्य है, 3 सदस्य, उनमें से एक अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक गैर न्यायिक सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्ति जरूरी है, सेवानिवृत्ति जरूरी है भैया। और ये किसी भी राज्य के हो सकते हैं, ठीक है। सदस्य में से क्या होगा, एक न्यायिक सदस्य होंगे। अब ये न्यायिक सदस्य कौन से हो सकते हैं, या तो पदस्थ हो या फिर रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हो, या फिर पदस्थ सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो। अब जिला न्यायाधीश ना हर कोई नहीं होगा, जिसे 7 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये होगा न्यायिक सदस्य। या तो वो हाईकोर्ट का जज हो या फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, मजिस्ट्रेट नहीं डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है। एक गैर न्यायिक सदस्य होगा, जिससे क्या होगा, मानव अधिकारों का ज्ञाता होना चाहिए। वर्तमान में अध्यक्ष मनोहर ममतानी जी हैं। सचिव जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, उस आयोग के संपूर्ण कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्य की सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सहमति से उन राज्य आयोग के लिए भी नियुक्त कर सकेंगे। यानी कि 2 या 2 से अधिक की राज्य सरकारें जो है ना, वो मिलकर के एक राज्य मानवाधिकार आयोग बना सकती हैं और उसके लिए अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकती हैं, ठीक है। चलो, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की बात आपको पता है कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति किसके आधार पर होती है, मुख्यमंत्री जो होते हैं ना हमारे मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति हो सकती है, जिसमें 4 सदस्य हो सकते हैं। और जहां पर विधानसभा है वहां पर 4 सदस्य होंगे। उस समिति के अंदर जहां पर विधान परिषद है वहां पर 6 सदस्य होंगे। कैसे हो सकेंगे भैया, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, जो राज्य का गृह मंत्री होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वो सेम जैसे वहां पे होता था। विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, दैट्स इट, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। ये विधान परिषद है तो यहाँ पर सभापति, वहां पर राज्यसभा का उपसभापति था, यहाँ पर विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद विपक्ष का नेता, ये क्या होंगे, नियुक्ति समिति में होंगे, ठीक है। त्यागपत्र हटाए, त्यागपत्र कौन देगा भैया, त्यागपत्र किसे दोगे, ये देगा राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये देते हैं बेसिकली राज्यपाल को। इन्हें पद से कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और हटाए जाने का जो आधार तय होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर ना वही बातें आ गई जो सेम अभी हमने ऊपर देखी, कि जहां पर साबित करने की जरूरत पड़े वहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, और साबित करने की जरूरत नहीं पड़े वहां पर डायरेक्ट हटा दिए जाएंगे, ठीक है। पदावधि हम देख चुके हैं, अध्यक्ष के सदस्य के रूप में कार्य यदि अगर वहां पे राज्यपाल करेंगे, केंद्र में राष्ट्रपति करेंगे, किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पावर देना हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं भैया अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करेगी। अधिकारी व कर्मचारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चक्कर में केंद्र सरकार, राज्य मानवाधिकार के चक्कर में राज्य सरकार, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी। राज्य सरकार को जब देंगे तो राज्य सरकार उसे सही साबित करने के लिए कहां पर रखेगी, विधानसभा के पटल पर रखेगी। इसके बाद हम बात करते हैं आयोग को अनुदान, अनुदान कहां से दिया जाएगा इसे कामकाज करने के लिए, अनुदान दिया जाएगा भैया राज्य सरकार द्वारा। और आयोग की जो लेखा परीक्षा है
उसी प्रकार से जांच की जाएगी जिस प्रकार से केंद्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है जांच की जाती है। कौन करेंगे? सीएजी करते हैं, ठीक है, कैग द्वारा कराई जाती है। इसके बाद में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? वो नेगोशिएबल है, ठीक है, हो जाएगा, नेग्लेक्टेड है, चलती इतनी कमियां। तो प्रक्रिया वगैरह जो है वो स्वयं निर्धारित करता है किस प्रकार से काम चलेगा, स्वयं कामकाज जो है वो स्वयं ही करते हैं, है ना। क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का यहाँ पर। क्या क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब? जो नियम एवं प्रक्रिया है आयोग की किस तरीके से चलेगी, उसकी कार्यवाही के लिए आवश्यक जो नियम प्रक्रिया है उसका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य आयोग स्वयं ही कर लेता है, ठीक है। सारे कामकाज सचिव के माध्यम से होते हैं। जो भी आयोग का मुख्य, अच्छा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, वो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बने, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बने, आयोग का कार्यकारी अधिकारी हमेशा से सचिव ही होता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी कि राज्य मानवाधिकार के आयोग के कार्य क्या है, वही सारे कार्य हैं जो कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं, ठीक है। पावर सेम है, सिविल कोड की शक्ति है राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी, ठीक है। सेम काम कर सकता है जो आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है, सेम ये काम करते हैं, ठीक है। अन्य तथ्यों के अंतर्गत एक विशेष बात मुझे मिली, वो है राज्य मानवाधिकार आयोग का जो भवन है वो भोपाल के अंदर पर्यावास भवन के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है, याद रखना, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, भैया राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पढ़ना है तो भैया शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत वहीं से करनी है कि भैया दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, सांविधिक दिखता है, विधिक दिखता है, विधि के द्वारा स्थापित दिखता है। भैया वो विधि का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ये अधिनियम आया 1990 में, इसको पारित वारित करा करके ना धारा 3 जो थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 1990 में जो आया उसकी धारा 3 के तहत 31 जनवरी सन 1992, भैया डेट याद रख लेना, डेट याद रख लेना, क्या याद रख लेना, 31 जनवरी सन 1990 को राष्ट्रीय मानव अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। 31 जनवरी सन 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना है, दिवस है कौन सा? 31 जनवरी सन 1992। अधिनियम 1990 में बना, 2 साल बाद हमने आयोग की गठन किया तो आयोग कैसा हो गया भैया? विधि द्वारा स्थापित, प्रक्रिया हो गई। संबंधित मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला आयोग है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ज्यादा ट्रिकी नहीं है याद करने में, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा अध्यक्ष एवं सदस्यों की, भैया कितने सदस्य हैं, कितने अध्यक्ष हैं, क्या कुछ चीजें हैं। संरचना भैया 6 सदस्यीय है, संरचना 6 सदस्यीय है, उन 6 सदस्यों में से एक सदस्य होगा अध्यक्ष, ठीक है। तो 1+5 की बात करते हैं, कम से कम एक सदस्य कहां से होना चाहिए? इसका एससी और एसटी का होना चाहिए। किसमें? महिला आयोग। एक सदस्य अनुसूचित जाति का, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करूंगा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति फुल्ली कंट्रोल्ड केंद्र सरकार के पास में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में फुल्ली कंट्रोल्ड है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। एक ही अभी तक हमें ना बहुत ऑड टाइप की चीज समझ में आई है, 3 वर्ष और 65 वर्ष जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का
कार्यकाल रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेवा शर्तें, वेतन, पदावधि और विभिन्न प्रकार की चीजें। केंद्र सरकार के पास फुली कंट्रोल्ड है, तो सब कुछ वही करती है। त्यागपत्र भैया कौन करता है? जो नियुक्त करेगा उसे ही त्यागपत्र दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पास में जो रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट भी केंद्र सरकार, सेवा शर्तें जिसने सौंपी उसी को रिपोर्ट देते हैं, जो नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही। मुख्यालय जो है भैया कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की बात कर ली है। प्रथम अध्यक्ष बात करते हैं, जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नोडल मंत्रालय देख चुके हैं, मुख्यालय नई दिल्ली देख चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग गठन के उद्देश्य देख लेते हैं। क्या उद्देश्य भैया? महिलाओं के लिए जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है स्वतंत्रता संबंधित, उनके डिसीजन मेकिंग से संबंधित, उनके विकास से लेकर, उनके स्वास्थ्य से लेकर, उनके अधिकारों से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनके व्यापार व्यवसाय, जितने पर स्वतंत्रता की आवश्यकता है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है। ठीक है, चलो ये सारी की सारी कैसे सुनिश्चित होगी? संवैधानिक और कानूनी क्षेत्र के माध्यम से, दायरे के माध्यम से सुनिश्चित करना। विधायी सुझाव यानी नियम कानून कैसे बनना चाहिए जिससे महिलाओं का विकास हो सके, उसके लिए शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य हो सकते हैं, महिलाओं को प्रभावित करना। सभी नीतिगत जितने भी सलाह है वो सरकार को देना इसका काम है। ठीक है, संरचना पता है हमें, क्या पता है? 6 सदस्यीय भैया, 6 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला आयोग। कैसा? 6 सदस्यीय है। ठीक है, एक सचिव तो होते हैं, सचिव सदस्य में काउंट नहीं होते, वो इसके कर्मचारी हैं, वो सदस्यों में काउंट नहीं होते। ठीक है, अध्यक्ष कैसा होगा भैया? अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसने महिलाओं के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व जीवन जो है वो कैसा कर दिया हो? न्योछावर कर दिया हो। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? हमारा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सदस्य कौन होगा? सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कहां से मनोनीत किया जाएगा? जो कि कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित रहेगा व्यक्ति। और सदस्यों में से कम एक सदस्य SC ST में से होना अनिवार्य है ना। चल, सदस्य जो होगा, सचिव भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सभी कुछ चीजें हैं UPSC के माध्यम से नियुक्त करेंगे। पदावधि सेवा शर्तें 3 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष। कई जगह ना 65 वर्ष नहीं है, कई जगह ऐसा है। वैसे बेसिकली अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल है उतना होगा जितना केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो अभी वर्तमान में 3 वर्ष और 65 वर्ष कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है। तो यदि तो आता 65 वर्ष तो ठीक है, दैट्स इट। नहीं आता है तो 3 वर्ष याद रखना। त्याग पत्र केंद्र सरकार को दिया जाएगा, निकाल भी सकती है केंद्र सरकार। इसके बाद में आधार क्या होगा भैया निकालने का? वही सारे आधार होंगे जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जो विशेष बात है उसको अपने पद से हटाए जाने की, उस पर फोकस करते हैं। एक तो क्या हो जाए कि भैया, एक तो केंद्र सरकार द्वारा कोई काम दिया गया है उस काम को करने से मना कर दे। ठीक है, इसके बाद में ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट रखना है, क्या? 3 अधिवेशनों तक लगातार क्या हो जाए? सदस्य या फिर अध्यक्ष अनुपस्थित रहे भैया, ऐसी कंडीशन में उसे पद से भगा दिया जाएगा। ठीक है, चलो वेतन भत्ते की बात करते हैं। सब कुछ कौन निर्धारित करती है? केंद्र सरकार निर्धारित करती है, फुल्ली कंट्रोल्ड है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट की बात करें तो राज्य सरकार को मतलब राज्य सरकार के मामले में कोई मामला आता है तो राज्य सरकार को देगी, केंद्र सरकार के दिन कोई मामला आता है तो केंद्र सरकार को देगी। ठीक है, और वो सारी की सारी जो रिपोर्ट आई है वो उसे कहाँ रखवाएंगे? संसद और राज्य विधानमंडल में रखाएंगे। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो एक बार पढ़ लेना संवैधानिक प्रावधान क्या कुछ है ना। महिलाओं के लिए 14 है, 39D है, 42 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना ये। ठीक है, ये भी बताते चल रहा हूँ साथ साथ। अनुच्छेद 51A की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हम 51A के अंतर्गत हमारा जो ई वाला सेक्शन है, मतलब ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, जो मैं ये हमारा कौन सा वाला आर्टिकल है? ये वाला मौलिक कर्तव्य वाला आर्टिकल है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 243D की बात करें, 243T की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित कुछ विधिक कानून की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इनको एक बार पढ़ लेना, एक बार। ठीक है, चलो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है? कार्यों के बारे में बात करें, शिकायतों की जांच करना, शिकायतों का निवारण करना,
शिकायतों की जांच करना, शिकायतों का निवारण करना, इसके बाद महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना, महिला बंदी गृह निरीक्षण वगैरह, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार को रिपोर्ट देना, सारी के सारी जो है वो कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो करता है। ठीक है, आयोग के पास शक्तियां कैसी हैं? आयोग के पास सारी शक्तियां वही हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास में है, यानी कि सारे अधिकार जितने हमारे आयोग है ना, सबको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के माध्यम से। ठीक है, सेम वही कार्य हैं जो कार्य हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में थे। ठीक है, आयोग की कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षों की बात करें तो जयंती पटनायक और रेखा शर्मा भी वर्तमान में अध्यक्ष है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को भी हमें देख लेना है। चलो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग स्वरूप कैसा है भैया? स्वरूप जो है वो संविधिक स्वरूप है, सांविधिक स्वरूप है, विधि के द्वारा स्थापित है, ये भी है ना, विधि के द्वारा स्थापित है। क्यों है विधि के द्वारा स्थापित? क्योंकि भैया 23 मार्च सन 1998 को इसका गठन हुआ और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, राष्ट्रीय वाला 1990, ये वाला 1995। ठीक है, तो ये हो गया 1995। इसके बाद में संरचना की बात करें, संरचना कैसी है? संरचना कैसी है जो बात करें, संरचना यहां पर हमारी 7 सदस्यीय संरचना देखी जा रही है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, ये भी जो है वो 6 अशासकीय हैं, एक शासकीय जो कि हमारे सचिव की बात आती है वो है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको क्लियर करते हैं। चलो ठीक है, करेक्ट है। 7 सदस्य होते हैं स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अंदर, जिसमें से 6 शासकीय होते हैं, 6 अशासकीय होते हैं, एक शासकीय होता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वेबसाइट पर सीधे सीधे ऐसा ही दिया गया है कि 7 सदस्यीय संरचना होगी, 6 जो है वो अशासकीय होंगे, एक जो होगा वो शासकीय होगा। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष हो सकेगा। त्यागपत्र राज्य सरकार को देंगे। वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होंगे? राज्य सरकार। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यालय भोपाल में होगा। अपना रिपोर्ट किसे देंगे? राज्य सरकार को देंगे। यानी कि जो राज्य महिला आयोग है वो सारे के सारे काम किसके पर्सपेक्टिव करेगा? राज्य सरकार के पर्सपेक्टिव करेगा, है ना। सब कुछ सेम है। केंद्र के मामले में बात करें, राष्ट्र के मामले में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, केंद्र सरकार सब कुछ फुली कंट्रोल्ड है, जबकि राज्य महिला आयोग राज्य सरकार के फुली कंट्रोल्ड में है। ठीक है, डेट वगैरह याद रखना, कब क्या हुआ, कितने सदस्य हैं, क्या कुछ चीजें हैं, ये सारे के सारे हमें याद रखना है। कब गठन हुआ वो सब चीजें हैं, उद्देश्य वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ ऑल टोटल सेम है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में है। ठीक है, संरचना की बात करें तो 7 सदस्यीय है संरचना, 7 सदस्यीय है। नेशनल वाला, राष्ट्रीय वाला जो है 6 सदस्यीय है। ठीक है, अब जो हमारे 5 अशासकीय, ठीक है, 6 अशासकीय, 1 शासकीय होते हैं यहाँ पर, है ना। अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है किसे? अध्यक्ष को। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष है उसे कैसा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
ठीक है, चलो अब हमारे जो सदस्य होंगे उसमें तो प्रख्यात अधिवक्ता होना चाहिए, 2 जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, 2 जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सदस्य होंगे उनमें होना चाहिए, ठीक है। और एक सदस्य जो है सरकारी अधिकारी होता है। तो ये होगा इस प्रकार से हमारे 2 2 4 और 2 6 सदस्य, ठीक है। चलो इसके बाद में जो सचिव होते हैं वो उप सचिव का दर्जा प्राप्त होता है राज्य जो महिला आयोग होता है उनके, ठीक है। नियुक्ति जो है वो सीधे बिल्कुल सिंपल तरीके से राज्य सरकार कर देती है, किसी प्रकार कोई डिसीजन मतलब ऐसे कोई समिति वगैरह निर्धारित नहीं की जाती। इसके बाद हम बात करते हैं पदावधि की, तो पदावधि देख चुके हैं। पद से हटाए जाना, किसी प्रकार की कोई जांच मतलब आधार जरूर होते हैं पर जांच करने का प्रावधान जो नहीं है, सीधे सीधे क्या हो जाए, दिवाली हो जाए, हटाए जाने का आधार होंगे कुछ, वो आधार ये है ना। राज्य सरकार हटाएगी, नैतिक अधमता के आधार, विकृत मस्तिष्क हो जाए, पागल वगैरह हो जाए, ऐसी सारी कंडीशन सेम है, उन्हीं के आधार पर हटाया जाता है, ठीक है। त्याग पत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को देंगे। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। सारी चीजें सेम है जैसा कि राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग के संदर्भ में थी, ठीक है। कार्यों की बात, सेम कार्य है, जो कार्य हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के थे यहाँ पर सेम कार्य राज्य महिला आयोग के हैं, ठीक है। इनको एक बार पीडीएफ में आप तो देख लेना, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। किसी भी आयोग की शक्ति की बात करें, जितने आयोग हैं सबकी शक्तियां सेम है। सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सिविल कोर्ट यानी कि हमारे सिविल कोर्ट की शक्तियां इन्हें, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। बात करें राज्य महिला आयोग के अभी जो अध्यक्ष की बात करें, शोभा ओझा जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अभी, और राज्य महिला आयोग की अभी तक पहली जो थी वो थी कृष्णकांता तोमर, ठीक है। चलो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चलो स्वरूप जो है इसका, स्वरूप कैसा है भैया वो उसको देखना है हमें। चलो भैया क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हाँ भाई साहब क्या है, सांविधिक है। सांविधिक क्यों है, क्योंकि इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया था। जितने भी अधिनियम आते हैं उनकी धारा 3 के तहत ही अमूमन जो है वो राष्ट्रीय का गठन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी हमारे आयोग आते हैं उनका। अब बात करते हैं, गठन हो गया इनका 5 मार्च 2007, डेट याद रखना है। 2005 में आया था अधिनियम, उसके आधार पर 5 मार्च 2007 को जो है वो क्या किया गया, गठन किया गया। संरचना की बात करें तो 7 सदस्यीय होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, सचिव को काउंट नहीं करते। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष है और 6 अन्य सदस्य यानी कि 7 सदस्य हैं। मेन बात क्या है, यहाँ पर 2 महिला होना जरूरी है, 2 महिला होना जरूरी है आयोग के अंदर, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी, फुल्ली कंट्रोल्ड है ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात यह कि 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी, ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष या 35, यहाँ पर जो कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। सदस्यों की बात करें, यहाँ पर स्पेशल केस है किसके बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो अलग दिया गया है, सदस्यों का कार्यकाल अलग दिया गया है। सदस्यों के कार्यकाल में 60 वर्ष है, जबकि अध्यक्ष के कार्यकाल में 65 वर्ष है। ड्यूरेशन सेम है, 3 वर्ष, आयु सीमा में अंतर है। इसके बाद हम बात करें, अध्यक्ष सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होगा। त्यागपत्र किसको देंगे, केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि नियुक्ति इसकी कौन कर रही है, केंद्र सरकार ही इसकी नियुक्ति कर रही है, ठीक है। बात करें यहाँ पर रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं, क्योंकि सेवा शर्तों का निर्धारण कौन ने करा,
सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार ने किया, तो उसके आधार पर ही तो काम करके रिपोर्ट उसी को सौंपेंगे ना। संबंधित मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर जो है वो मुख्यालय है। ठीक है, चलो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामले में बात करें, 2005 में अधिनियम बनाया, बालकों की अवस्था को, बालकों के अधिकार को, बालकों के विकास को, बालकों के जितने भी सर्वांगीण विकास होने के लिए इंपॉर्टेंट सेनेरियो हैं, इंपॉर्टेंट पक्ष हैं, उनको अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, उनके निरीक्षण करने के लिए और आगे सुझाव के लिए हमने आयोग का गठन किया। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा प्रत्येक राज्य में। ठीक है, जिला स्तर पर क्या होंगे, बालक न्यायालय होंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ एक पुरानी बात दी हुई है, एक विश्व स्तर की बात दी हुई है। जैसा हमारा जैसा हमारा मानव अधिकार संरक्षण के बारे में थी, वैसे ही कि भैया बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा 20 नवंबर 1989 में एक अभिसमय लेकर के आए, एक कानून लेकर के आए, जो कि 2 सितंबर सन 1990 पर विश्व स्तर से लागू है और भारत ने इस पर जो है 11 दिसंबर सन 1992 को हस्ताक्षर किए थे, है ना। इसी के आधार पर 2005 में एक्ट आया और 2007 में हमने क्या बनाया, आयोग बनाया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा क्या है, ये डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 2007। ठीक है, ये एक केवल और केवल हमने सांविधिक निकाय विधि के अनुसार निकाय है, गठन वगैरह कौन करता है, सारी चीजें हमने देख चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष जो है वो शांता सिन्हा है, वर्तमान में कौन है लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सारे वही हैं कि भाई बालकों का विकास हो सके, बालकों का अच्छा हो सके, यही सारे के सारे उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आयोग की संरचना की बात करें, 7 सदस्यीय आयोग है। पहले भी कह चुका हूं कि आयोग के सदस्य में अध्यक्ष भी शामिल होता है और उन्हीं सदस्यों में से एक जो है वह अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष लो यहीं पे आ गया, मैं सोचा था कि आखिरी में सस्पेंस बना के रखूंगा, यहीं पे लिखा मिल गया आपको, प्रियंक कानून को। ठीक है, सदस्य जो होंगे उन सदस्यों में 2 महिलाएं हो सकती, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो या फिर सदस्यों के रूप में हो। ठीक है, नियुक्ति वगैरह सारी बातें तो हमें पता है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में केंद्र सरकार नियुक्त करेगा, 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब जो चयन समिति होगी ना, जो चयन समिति होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो अध्यक्ष हो सकता है और 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि क्या होना चाहिए भैया, बच्चों के विषय में अच्छा जानकार हो, कल्याण के बारे में कुछ काम करे हो उस व्यक्ति को। सदस्य क्या होंगे, सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यताएं होंगी भैया। कैसी योग्यताएं होंगी, अलग अलग योग्यताएं मतलब कैसी, शिक्षा के क्षेत्र से हो सकते हैं एक व्यक्ति बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण विकास का होगा। किशोर न्याय या उपेक्षित वंचित बच्चों को किस प्रकार से उनका अधिकार दिया सकता है, एक उनके ज्ञान वाला व्यक्ति होगा। बाल श्रम या बच्चों को तनाव का उन्मूलन किस प्रकार से किया सकता है, एक व्यक्ति वो होगा। ठीक है, बालक जो है मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान की क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव हो सकेगा। एक व्यक्ति बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञाता हो। तो ऐसे जो है उन क्षेत्रों के व्यक्ति जो 6 व्यक्ति वहां से होंगे। ठीक है, 3 और 3 6। ठीक है, कार्यकाल की बात हम कर चुके हैं, अध्यक्ष का कार्यकाल 365 और सदस्यों का कार्यकाल 360। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, किंतु 2 कार्यकाल से अधिक के नहीं। ठीक है, त्याग पत्र किसको प्राप्त होगा, केंद्र सरकार को, तो इच्छा से दे सकेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार इन्हें हटा भी सकती है। उसके आधार क्या होंगे, ये सारे आधार होंगे। ठीक है, ये आधार महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में जो विशेष चीज थी ना कि 3 बैठकों से आप क्या काम करेंगे, अनुपस्थित रहेंगे तो भी आपको पद से हटा दिया जाएगा, सेम चीज लागू होगी। ठीक है, वेतन भत्ते सेवा शर्तें सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन है। प्रतिवेदन के प्रकार क्या है, 3 प्रकार के प्रतिवेदन है, वार्षिक प्रतिवेदन और विशेष प्रतिवेदन। वार्षिक मतलब वर्ष भर में आपने क्या क्या काम किए वो सब बताना है आपको।
ठीक है, केंद्र सरकार के समक्ष करेंगे, राज्य सरकार के समक्ष करेंगे। ठीक है, आयोग की प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी, कैसा निर्धारण होगा, उसके बारे में क्या है। केंद्र सरकार जो है वो नियम कानून तो बनाती ही बनाती है, ठीक है, और आयोग की प्रक्रिया जो है वो ठीक तरीके से चलती रहे, इसके लिए भी क्या है, कुछ कानून बनाए हैं उन्होंने। क्या कानून बनाए हैं कि आयोग केंद्र सरकार के सहयोग से अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगा। आयोग स्वयं ही अपनी प्रक्रिया बनाएगा, लेकिन केंद्र सरकार सहयोग करेगी। ठीक है, अध्यक्ष ठीक समझे, वहां पर कार्यालय होगा, 2 अधिवेशनों के बीच जो है 3 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, मतलब 2 अधिवेशनों के बीच में, यानी कि 3 माह में जो है कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, सब बहुमत से उनके निर्णय लिए जाते हैं, सारे कुछ है। ठीक है, अध्यक्ष मत नहीं देता, निर्णायक मत देता, सेम चीज वही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। ठीक है, सदस्य सचिव की बात करें, सचिव कौन है, सचिव जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी कामकाज होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आयोग की शक्तियों की बात करें तो आयोग की शक्तियां वही शक्तियां हैं जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किसी भी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, वही सारी की सारी शक्तियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, आयोग के कार्य क्या है, आयोग के कार्य वे सभी कार्य हैं यहाँ पर, जैसे कि कानूनों की समीक्षा करना, यानी कि वर्तमान में जो भी कानून है वो कानून पर्याप्त है कि नहीं है, ठीक है, उनमें क्या संशोधन होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ बताते हैं। ठीक है, उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए वो बताते हैं, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि भाई और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाल अधिकारों के उल्लंघन से अगर कोई काम हुआ तो उसकी जांच करना, कोई केस आया है तो उसकी जांच करना। ठीक है, बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करने वाले कारक, मतलब कि ऐसी कोई बाधा दीगर बीच में है जो कि बाल अधिकारों के एग्जीक्यूशन से संबंधित है, उनको प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन से संबंधित है, तो उसको दूर करना। इसके बाद बात करें बाल अधिकार संबंध में जागरूकता फैलाना, और किशोर संरक्षण गृह, यानी कई बार ऐसा होता है कि भाई यदि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है, 18 वर्ष से कम का, और उसने कोई अपराध किया है तो उन्हें कहाँ भेजाते हैं, किशोर संरक्षण गृह पहुंचाते हैं, उन्हें सीधे जेल नहीं पहुंचा देते, तो वहां पर उनकी अवस्था कैसी है, ठीक तरीके से है या नहीं है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है, वो है बता चुका हूं प्रियंका कानूनगो, और पहले कौन थे, शांता सिन्हा, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आज हमने बात की बहुत सारे आयोग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी आपके आयोग बचे हैं उनको समाप्त करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के लिए पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बता रहा हूं, तो उनको ध्यान में। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।